मैं शेख ही बघार रहा था कि मेरी हार्डवेयर दुकान में सचमुच हर चीज मिलती है। उन्होंने पहले मेरी शेल्फ पर रखे साधारण स्क्रू देखे, फिर उस मसालेदार हॉट पॉट को देखा जो मैंने अभी बेचा था, और उसके बाद सैनिटरी पैड्स को देखकर गहरी चुप्पी में डूब गए। तभी मुझे लगा कि अब मुझे झूठा कहा जाएगा, लेकिन तभी मुख्य विशेषज्ञ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, कॉमरेड, हम यहाँ स्क्रू खरीदने नहीं आए हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। मैं अभी हाल ही में ग्रेजुएट हुआ था और मुझे विरासत में एक डूबती हुई हार्डवेयर दुकान मिली थी। तभी अचानक मैंने एवरीथिंग इन स्टॉक सिस्टम को सक्रिय कर दिया। अब यहाँ हर चीज मौजूद थी, सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था और कोई भी ग्राहक कुछ भी मांगे, मेरा जवाब हमेशा सिर्फ एक शब्द होता था, हाँ। मैंने तो ऑनलाइन ये तक ऐलान कर दिया था कि 1000 युआन से कम कीमत की कोई भी चीज चाहिए तो वो मेरे पास जरूर मिलेगी, और अगर नहीं मिली तो मैं 10 गुना पैसा वापस दूंगा। कल मेरी दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई थी। इंटरनेट यूजर्स मुझे झूठा साबित करने के लिए ऑनलाइन इकट्ठा होकर आए थे और वो उम्मीद कर रहे थे कि मुझे दिवालिया कर देंगे। तभी एक युवक भीड़ को चीरते हुए आगे आया और बोला, बॉस, तुमने कहा था कि 1000 युआन से कम की कोई भी असली चीज मांगो, अगर तुम्हारे पास नहीं हुई तो 10 गुना पैसा वापस दोगे। क्या ये सच है? मैंने शांत होकर कहा, बिल्कुल सच है, लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं, अगर वो चीज मेरे पास हुई तो तुम्हें उसे बाजार कीमत पर खरीदना पड़ेगा। सिर्फ देखने आने वाले लोग मेरे बिजनेस का नुकसान करते हैं। उसने बिना हिचक जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो, बस तुम्हारे पास वो चीज होनी चाहिए, हम जरूर खरीदेंगे। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारी दुकान में आखिर क्या क्या है। वहाँ मौजूद हर इंसान बेहद उत्साहित था और उनके चेहरों पर पूरा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। साफ पता चल रहा था कि यहाँ आने से पहले उन्होंने सैकड़ों अजीब और बेतुकी चीजों के बारे में सोच रखा था, जो किसी भी हार्डवेयर दुकान में होना नामुमकिन था। उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मेरे पास सच में हर चीज हो सकती है। मैंने लाइव स्ट्रीम पर तेजी से चल रहे कमेंट्स की तरफ नजर डाली और कैमरे की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। फिर शांत आवाज में कहा, ठीक है दोस्तों, अब हार्डवेयर स्टोर चैलेंज शुरू होता है। पहले चैलेंजर, अपनी चीज का नाम बताओ। जैसे ही मैंने ये कहा, सामने खड़ा बजकट हेयर वाला लड़का बेसब्री से आगे धक्का देकर आ गया। बॉस, ध्यान से सुनो, ये चीज सच में मौजूद है और बहुत मशहूर भी है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास एक है? जैसे ही उसने ये कहा, पूरी दुकान में डरावनी खामोशी छा गई। भीड़ एकदम जड़ हो गई और लाइव चैट भी एक पल के लिए रुक गई। यहाँ तक कि मेरे चेहरे की मुस्कान भी वहीं जमकर रह गई। मैंने सोचा था लोग शायद कोई मुश्किल चीज पूछेंगे, जैसे कोई बंद हो चुका पुराना खिलौना या कोई बेहद दुर्लभ प्रोफेशनल टूल। यहाँ तक कि अगर कोई गर्लफ्रेंड जैसी अजीब मांग भी करता तो उसके लिए भी मेरे पास जवाब तैयार था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहला आदमी आते ही ऐसा धमाका कर देगा। उसने शुरुआत ही उस हथियार से की थी जिसे लोग सिर्फ मिलिट्री चैनलों में देखते हैं। क्या हुआ बॉस? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे पास हर चीज है। AK-47 कालाशनिकोव असॉल्ट राइफल, दुनिया की सबसे मशहूर बंदूक, ये असली चीज है ना? मैंने तुम्हारे नियम नहीं तोड़े, सही कहा ना? तभी भीड़ में से कोई चिल्लाया, भाई तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हार्डवेयर दुकान में ऐसी चीज मांग रहा है? मैं उसे घूरते हुए बोला, इसकी कीमत मैं कैसे तय करूं? पहले इसका सही बाजार मूल्य तो दिखाओ। वो लड़का एक पल के लिए चुप रह गया, क्योंकि इस देश में ऐसी चीज की बाजार कीमत होना नामुमकिन था। कीमत छोड़ो, उसका नाम लेना तक जोखिम भरा था। मैंने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, बस बस, तुम मजाक कर रहे हो ना? निकलो यहाँ से, मेरे बिजनेस में बाधा मत डालो। अगला आए। कुछ पल की खामोशी के बाद लाइव चैट जोरदार हंसी से भर गई। मैं अगले ग्राहक की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। ग्राहक की मांग मिली, AK-47 असॉल्ट राइफल, आइटम पीछे वाले वॉल्ट में तैयार कर दिया गया है, क्या अभी आइटम निकालना है? मैं अंदर ही अंदर कांप उठा। क्या पागल हो गए हो? सच में तुम्हारे पास वो चीज है? अगर है भी, तब भी मैं उसे बेचने की हिम्मत नहीं करूंगा। क्या चाहते हो, मैं जवान उम्र में मर जाऊं और जिंदगी जेल में सड़ते हुए खत्म हो? उसे तुरंत वापस लो। अगर तुम्हें मरना है तो मुझे साथ मत घसीटो। तभी सिस्टम ने जवाब दिया, आइटम वापस ले लिया गया है। मैंने गहरी सांस ली और तेजी से धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। फिर दरवाजे की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, अगला। पहले आदमी की हरकत देखने के बाद दूसरा ग्राहक थोड़ा सामान्य लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बॉस, क्या तुम्हारे पास मसालेदार हॉट पॉट है? उसके इतना कहते ही दुकान और लाइव चैट दोनों जोरदार हंसी से फट पड़े। हार्डवेयर दुकान में हॉट पॉट खरीदने आया है, बढ़िया मजाक है, किसी ने कहा। अब तो ये चीज इसके पास नहीं होगी, इंडस्ट्रियल सामान से बच गया।
लेकिन अब खाने वाली चीज में फंस गया। चलो देखते हैं बॉस क्या जवाब देता है। ऐसा तो नहीं कि पीछे पूरी रसोई बना रखी हो। वहाँ मौजूद हर इंसान अब सिर्फ तमाशा देखने के मूड में था। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि मैं हार मान लूं और पैसे चुका दूं। लेकिन सबकी उम्मीदों के उलट मैंने बस उस लड़के की तरफ हल्की नजर डाली और शांत आवाज में कहा, हाँ है मेरे पास। इतना कहकर मैं सिर हिलाते हुए दुकान के पीछे चला गया। सिस्टम के निर्देशों का पीछा करते हुए मैंने कोने में रखे एक इंसुलेटेड बॉक्स से बड़ा सा टेक अवे बॉक्स बाहर निकाला। वो डिब्बा अभी भी गर्म था और उसके ढक्कन की दरारों से तेज मसालेदार खुशबू बाहर फैल रही थी। मैंने वो बॉक्स सीधे काउंटर पर पटक दिया और खुशबू फैलते ही सबके मुंह में पानी आ गया। मैंने आराम से कहा, इसे मैंने अपने नाश्ते के लिए अभी अभी मंगवाया था, अभी तक छुआ भी नहीं है। ये डीलक्स कॉम्बो है जिसमें 5 सर्विंग बीफ, 3 सर्विंग ट्राइप और ढेर सारे मीट बॉल्स और सब्जियां हैं। बाजार कीमत 100 युआन। वहां खड़े लोग अविश्वास में मुझे देखते रह गए। सच में इसके पास था। वो लड़का कांपते हाथों से पेमेंट कोड स्कैन करने लगा और पूरे 100 युआन चुका दिए। फिर भारी हॉट पॉट उठाकर लाइन से बाहर निकल गया। लेकिन उसके चेहरे पर अब भी सदमा साफ दिखाई दे रहा था। दुकान से बाहर जाने के बाद भी वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर इस दुकान का राज क्या है। मैंने बिना कोई भाव दिखाए अगले इंसान की तरफ देखा और कहा, अगला। पहले 2 मामलों को देखने के बाद बाकी लोग और ज्यादा सावधान और चालाक हो गए थे। तीसरा आदमी फैशनेबल कपड़ों में था और उसके बाल पीले रंग से रंगे हुए थे। साफ पता चल रहा था कि वो पूरी तैयारी करके आया है। वो मुस्कुराते हुए बोला, बॉस वो सब तो बहुत आसान था। अब मैं ऐसी चीज पूछूंगा जो किसी आदमी की हार्डवेयर दुकान में कभी नहीं हो सकती। क्या तुम्हारे पास सैनिटरी पैड्स हैं? उसके इतना कहते ही लड़कों के बीच समझदार वाली हंसी फैल गई और लड़कियों ने आंखें घुमा लीं। सबको यकीन हो गया था कि अब मेरी जीत की लड़ी आखिर टूटने वाली है, लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला। मैंने उसी पुराने अंदाज में जवाब दिया, हाँ है। इतना कहकर मैं फिर से आराम से दुकान के पीछे चला गया। कुछ देर बाद मैं आधे कद जितना बड़ा डिब्बा उठाए वापस बाहर आया और उसे जोर से जमीन पर रख दिया। फिर मैंने डिब्बा फाड़कर खोला। अंदर हर ब्रांड और हर तरह के सैनिटरी पैड्स करीने से रखे हुए थे। दिन वाले, रात वाले, एक्स्ट्रा लॉन्ग, कॉटन, मेस, सब कुछ मौजूद था। मैंने उनमें से एक पैकेट निकालकर सीधे काउंटर पर रखा और शांत आवाज में कहा, असल में मैं इन्हें जमा करके रख रहा था। असल में मैं इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए जमा करके रख रहा था, लेकिन चूंकि तुम्हें जरूरत है तो पहले तुम्हें ही बेच देता हूँ। पूरे 800 युआन होंगे। इतना सुनते ही हुआंग माओ लगभग रोने जैसा चेहरा बनाकर बोला, मैंने कभी नहीं कहा था कि मुझे पूरा डिब्बा चाहिए। मैंने सिर्फ पूछा था कि तुम्हारे पास हैं या नहीं। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, तुमने पूछा था कि मेरे पास हैं या नहीं, और जैसे ही मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया, तुम्हें खरीदना पड़ेगा, यही नियम है। हुआंग माओ बेबस होकर अपना फोन निकालने लगा और झुंझलाते हुए पेमेंट कर दिया। फिर वो भारी डिब्बा सीने से लगाकर शर्मिंदगी में वहां से भाग गया, जबकि आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंस रहे थे। मैं अपने अकाउंट में हुई एक और बड़ी कमाई को देखकर अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा था। मैंने सिर उठाकर बाहर लगी लंबी लाइन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। लगातार 3 चौंका देने वाले मामलों ने पहले से शोर मचा रही भीड़ को अब थोड़ा बेचैन कर दिया था। लाइन में खड़े लोग जो पहले आराम से मजा ले रहे थे, अब पूरी तरह हैरान नजर आ रहे थे। उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि उनके सामने खड़ा ये साधारण दिखने वाला युवा मालिक शायद सच में हर चीज का इंतजाम कर सकता है। अगला नंबर एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़के का था, जिसकी पीठ पर बैग टंगा हुआ था और वो अभी काफी छोटा लग रहा था। उसने अपने चश्मे को ठीक किया, गला साफ किया और बोला, बॉस अब तक जो चीजें आपने निकाली हैं वो सब बहुत भौतिक थीं। अब मैं कुछ ज्यादा आध्यात्मिक और पूरी तरह असली चीज पूछूंगा। क्या आपके पास इस साल की कॉलेज प्रवेश परीक्षा है? उसके इतना कहते ही पूरी भीड़ ने एक साथ सांस खींच ली। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये तो एके मांगने से भी ज्यादा पागलपन है। एके सिर्फ शारीरिक तबाही मचा सकती है, लेकिन अगर सच में इसके पास वो चीज हुई तो पूरा देश हिल सकता है। मेरी आंख हल्की सी फड़क गई। मैं तुरंत समझ गया कि वो किस बारे में बात कर रहा था। वो अभी तक जारी न हुई असली परीक्षा की कॉपी मांग रहा था, वही चीज जो किसी को सीधे छिंगहुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकती थी। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। ग्राहक की मांग मिली, नेशनल यूनिफाइड कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, पूरे देश के सभी संस्करण, टॉप सीक्रेट। मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंस पड़ा। जाहिर है
मुझे अच्छी तरह पता था कि कौन सी सीमा पार नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे शब्दों से खेलना भी आता था। मैंने उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रहे उस लड़के की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, मेरे पास पिछले सालों की सारी असली कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं मौजूद हैं। लड़का तुरंत घबरा गया और हकलाते हुए बोला, न नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तुमने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के पेपर ही तो मांगे थे। क्या पिछले सालों के असली परीक्षा पेपर कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं कहलाते? मेरे पास परीक्षा सिस्टम दोबारा शुरू होने के बाद से अब तक के सारे असली पेपर मौजूद हैं, पूरे डिटेल उत्तर और समझाइश के साथ। क्या बात है? या फिर तुम्हें वो चाहिए जो अभी तक जारी ही नहीं हुए? भाई, मैं किसी गैर कानूनी चीज में नहीं पड़ने वाला। इतना कहकर मैं मुड़ा और स्टोरेज रूम की तरफ चला गया। कुछ ही देर बाद मैं किताबों से भरी एक ट्रॉली धकेलते हुए बाहर आया और उसे लड़के के सामने जोर से रोक दिया। वहाँ किताबों का इतना बड़ा ढेर था कि वो किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। 5 साल की परीक्षाएं, 3 साल की प्रैक्टिस, 1038 सेट्स, जरूरी सवाल, सब कुछ मौजूद था। वही चीजें जो छात्रों को रुला देती हैं और माता पिता को चुप करा देती हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लो भाई, चूंकि तुम्हें पढ़ाई का इतना शौक है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पूरा सेट तैयार कर दिया। इसमें सभी विषय हैं, चीनी भाषा, गणित, अंग्रेजी और साइंस। बेसिक से लेकर एडवांस तक कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। अगर ये सब खत्म कर लिया तो सिर्फ सामान्य कॉलेज ही नहीं, बड़े बड़े टॉप कॉलेज भी तुम्हें लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने उंगली से पेमेंट कोड की तरफ इशारा करते हुए कहा, और क्योंकि तुम इतने ईमानदार लग रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए एकदम गोल रकम रखता हूँ, पूरे 1000 युआन। बस यहाँ स्कैन कर दो। लड़के का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने उस कॉपी और किताबों के पहाड़ को देखा जो सच में उसे दबाकर मार सकता था। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इतने लोगों के सामने बात कह देने के बाद उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आखिर में वो बेचारगी भरे चेहरे के साथ कांपते हाथों से पेमेंट करने लगा। फिर सबकी सहानुभूति भरी नजरों के बीच वो सोचने लगा कि आखिर ज्ञान के इस पहाड़ को घर तक कैसे ले जाएगा। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और अंदर ही अंदर काफी खुश था। इस बार मैंने सिर्फ पैसे और पॉइंट्स ही नहीं कमाए थे, बल्कि एक भटके हुए छात्र को सही रास्ते पर लौटाने में भी मदद की थी। शायद इसे सच में अच्छा काम करना कहा जाता है। अगला चैलेंज भी जल्दी ही सामने आ गया। इस बार चमड़े की जैकेट पहने, पीछे की तरफ सेट किए बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी आत्मविश्वास से चलता हुआ आगे आया। उसने घमंडी अंदाज में कहा, बॉस, ये फैंसी चीजें रहने दो, मुझे कुछ असली चीज दो। 5 पैकेट लाखून सिगरेट निकालो। इतना कहने के बाद वो खुद ही मुस्कुराकर गुनगुनाने लगा। आखिर हार्डवेयर दुकान में सिगरेट कैसे बिक सकती थी? जाहिर सी बात थी, नहीं बिक सकती, क्योंकि उसके लिए खास टोबैको रिटेल लाइसेंस चाहिए होता है, और उस तरह का लाइसेंस हासिल करना बेहद मुश्किल होता है। किसी हार्डवेयर दुकान को ऐसा लाइसेंस मिलना लगभग नामुमकिन था। यानी कानून के हिसाब से वहां सिगरेट बेचना सीधा गैर कानूनी माना जाता। उस आदमी को लगा कि अब आखिरकार मेरे चेहरे पर परेशानी दिखाई देगी और मैं चुपचाप उसे 10,000 युआन का मुआवजा दे दूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम बिजली की रफ्तार से काम कर रहा था। ग्राहक की मांग मिली, लाखून येशीहू सिगरेट 5 पैकेट। चेतावनी, तंबाकू बेचने के लिए वैध लाइसेंस जरूरी है, वरना ये गैर कानूनी होगा। मॉल सिस्टम उचित लाइसेंस खोज रहा है। खोज पूरी हुई। टोबैको रिटेल परमिट की कॉपी तैयार की जा सकती है। कीमत 5000 पॉइंट्स। मालिक के पास फिलहाल पर्याप्त पॉइंट्स मौजूद हैं। क्या एक्सचेंज शुरू किया जाए? मैंने मन ही मन कहा, शुरू करो। सामने खड़ा आदमी अब भी उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रहा था, लेकिन मेरा जवाब सुनते ही वहाँ मौजूद हर इंसान दंग रह गया। मैंने शांत आवाज में कहा, चाहिए तो मिलेगा। भीड़ में तुरंत शोर मच गया। क्या सच में इनके पास ये भी है? क्या ये पागल हो गया है? यहाँ सिगरेट बेच रहा है? क्या इसे कानून की परवाह नहीं? क्या इसके पास सच में टोबैको लाइसेंस है? ये नामुमकिन है। किसी ने तो यहाँ तक चिल्ला दिया, इसे रिपोर्ट करो। लेकिन मैंने आसपास के हंगामे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सबकी शक भरी नजरों के बीच फिर से स्टोरेज रूम की तरफ चला गया। इस बार जब मैं बाहर लौटा तो मेरे एक हाथ में लाखून येशीहू सिगरेट के 5 पैकेट थे और दूसरे हाथ में फ्रेम में लगा हुआ एक सर्टिफिकेट था। मैंने सिगरेट और लाइसेंस दोनों को सीधे काउंटर पर रख दिया। वहां मौजूद लोग तुरंत झुककर उसे गौर से देखने लगे। वो सच में असली और पूरी तरह वैध टोबैको रिटेल लाइसेंस था। उस पर बिजनेस का नाम ओल्ड 6 हार्डवेयर स्टोर लिखा था। कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर यी फेंक का नाम दर्ज था और जारी होने की तारीख कल की थी। मध्यम उम्र के उस आदमी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने लाइसेंस को बार बार उठाकर जांचा,
लेकिन उसे उसमें एक भी कमी नहीं मिली। यहाँ तक कि मोहर और नंबर तक पूरी तरह असली लग रहे थे। मैंने आराम से कहा, 5 पैकेट, पूरे 1000 युआन। मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए प्रीमियम येशीहू मंगवाया है। एक पैकेट 200 युआन का है। 5 पैकेट मिलाकर ठीक 1000 बनते हैं। न एक ज्यादा न एक कम, बिल्कुल परफेक्ट। वो आदमी पहले उस बेदाग लाइसेंस को देखता रहा, फिर असली सिगरेट के पैकेटों को। आखिर में उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने चुपचाप फोन निकाला और पेमेंट स्कैन कर दिया। सिगरेट लेकर वो आदमी पूरी तरह हारा हुआ चेहरा बनाकर वहां से चला गया। उसी पल से दुकान का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अगर पहले लोग यहाँ मुझे झूठा साबित करने या सिर्फ तमाशा देखने आए थे, तो अब उनके दिल में सिर्फ हैरानी बची थी। अब तक उन्होंने जिन चीजों को नामुमकिन समझा था, यहाँ तक कि सबसे पागलपन भरी मांगें भी, वो सच में मेरी दुकान में मौजूद निकल रही थीं। लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता अब पागलों की तरह बढ़ चुकी थी और दर्शकों की जिज्ञासा पूरी तरह भड़क उठी थी। अब लोग सिर्फ मजे के लिए नहीं देख रहे थे। चैट में बैठे दर्शक लाइन में खड़े ग्राहकों को तरह तरह के अजीब और बेतुके आइडिया दे रहे थे। हर पल कोई नई और अकल्पनीय चीज सामने आ रही थी। अगली ग्राहक एक शांत सी दिखने वाली युवा लड़की थी। वो बाकी लोगों की तरह चैलेंज देने नहीं आई थी, बल्कि सच में कुछ खरीदना चाहती थी। उसने हल्की आवाज में पूछा, बॉस, क्या आपके पास 1000 युआन में पालतू बिल्ली है? मैंने बिना देर किए तुरंत जवाब दिया, हाँ है। मैं उत्साह में तेजी से पीछे वाले स्टोरेज रूम की तरफ भागा। कुछ ही देर बाद मैं बेहद मुलायम फर वाली नीली आंखों की एक रैगडॉल बिल्ली को सावधानी से गोद में उठाकर बाहर लाया। छोटी सी बिल्ली लगातार धीरे धीरे म्याऊं कर रही थी। उसके बाद मैं पीछे से बिल्ली की रेत, 1 लीटर बॉक्स और इम्पोर्टेड कैट फूड का बड़ा बैग भी उठा लाया। मैंने मुस्कुराकर कहा, लीजिए मिस, ये आपकी नई बिल्ली के लिए मेरा स्वागत उपहार समझिए। और अगर आपको कैट ट्री चाहिए तो वो भी मेरे पास है, असली लकड़ी वाला लग्जरी मॉडल। साफ दिखाई दे रहा था कि ये लड़की यहाँ किसी को परेशान करने या पैसे जीतने नहीं आई थी। वो बस सच में अपनी पसंद की एक प्यारी बिल्ली खरीदना चाहती थी। जैसे ही उसने उस प्यारी रैगडॉल बिल्ली को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और वो खुद को मुस्कुराने से रोक ही नहीं पाई। उसने बिना एक पल गंवाए तुरंत 1000 युआन पेमेंट कर दिए। फिर उत्साह से बोली, मैं कैट ट्री भी ले लूंगी, उसे रात में आकर ले जाऊंगी। इस तरह एक और 1000 युआन और एक बड़ी बिक्री पूरी हो गई। जब लाइव स्ट्रीम देख रहे लोगों ने ये सब देखा तो उनका रिएक्शन हैरानी से बदलकर पूरी तरह प्रभावित होने में बदल गया। पालतू बिल्ली से शुरू होकर अगले चैलेंज लगातार और ज्यादा अजीब होते चले गए। लेकिन चाहे मांग कितनी भी पागलपन भरी क्यों न हो, मेरा जवाब हमेशा एक ही रहता था, हाँ। और लाइव स्ट्रीम देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उत्साह के साथ लाइव स्ट्रीम की संख्या लगातार ऊपर चढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रॉकेट आसमान में उड़ रहा हो। शुरुआत के 10,000 दर्शकों से बढ़ते बढ़ते संख्या सीधे 50,000 पर जाकर स्थिर हुई। हर तरफ से फॉलो और गिफ्ट्स की बारिश होने लगी थी। लेकिन ठीक उसी समय जब स्ट्रीम अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर थी, चैट में अचानक एक नकारात्मक कमेंट दिखाई दिया, ये सब नकली है। जरा सोचो, कोई हार्डवेयर दुकान इतनी सारी चीजें कैसे रख सकती है? उन शब्दों ने मानो उबलते तेल में पत्थर फेंक दिया हो। पूरा माहौल तुरंत भड़क उठा। जो लोग शुरुआत से शक कर रहे थे लेकिन भीड़ के जोश के कारण चुप थे, उन्हें जैसे अचानक अपनी टोली मिल गई। वो तुरंत कमेंट्स में कूद पड़े, बिल्कुल सही, ये सब पैसे लेकर अभिनय करने वाले लोग हैं, वरना हार्डवेयर दुकान में मसालेदार सूप और सैनिटरी पैड्स कौन बेचता है? कितना नकली लग रहा है। आखिर किसी ने तो सच बोला। मुझे तो बहुत पहले से शक था, इतनी सारी चीजें इतनी आसानी से कैसे मिल सकती हैं? जो मांगो वही उसके पास तैयार है। स्क्रिप्ट बहुत साफ दिखाई दे रही है। किसी ने लिखा, पहले वाले लोग जरूर उसके अपने आदमी थे। सिगरेट खरीदने वाला और बिल्ली खरीदने वाली लड़की सब पहले से सेट था। फिर एक और कमेंट आया, यहाँ कोई आसपास रहता है क्या? मैं अगली सिटी में हूँ, बहुत तमाशा देख लिया। कौन कौन मेरे साथ चलकर इसे सामने से एक्सपोज करेगा? जैसे ही ये बात स्क्रीन पर आई, तुरंत ढेरों जवाब आने लगे। थोड़ी ही देर में योंग सिटी फ्रॉड एक्सपोज ग्रुप और स्क्रिप्ट पकड़ो चैट रूम्स जगह जगह बनने लगे। खुद को न्याय का योद्धा कहने वाले अनगिनत लोग इस कथित धोखे को उजागर करने के जोश में
अलग अलग दिशाओं से योंग सिटी के पुराने इलाके में मौजूद इस छोटी सी हार्डवेयर दुकान की तरफ निकल पड़े। और इस सब के दौरान मुझे इन बातों की बिल्कुल खबर नहीं थी। मैं तो बस सुबह के आखिरी चैलेंजर को विदा करके थोड़ा आराम करने ही वाला था। तभी मेरी नजर फोन स्क्रीन पर गई, जहां शक और गालियों से भरे कमेंट्स की बाढ़ उमड़ रही थी। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर तुरंत समझ गया कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन उन गुस्से से भरे कमेंट्स को देखकर मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया। उल्टा मैं हल्का सा हंस पड़ा। मैंने गला साफ किया, कैमरे की तरफ देखा और आत्मविश्वास से भरी शांत मुस्कान के साथ बोलना शुरू किया। दोस्तों, मैं चैट में उठ रहे सारे शक देख रहा हूँ और मैं आपकी शंका पूरी तरह समझ सकता हूँ। आखिर मेरी दुकान में जो कुछ हो रहा है वो सच में आम समझ से थोड़ा बाहर है। इसलिए मैं अब एक आधिकारिक घोषणा कर रहा हूँ। लाओलू हार्डवेयर में हर किसी का स्वागत है, चाहे वो मुझे एक्सपोज करने ही क्यों ना आए। पता है, योंग सिटी के पुराने इलाके की वुटोंग लेन नंबर 134, चाहे आप यहीं के रहने वाले हों या किसी दूसरी जगह से आए हों, आप सभी का यहाँ स्वागत है। और सुबह किया गया मेरा वादा दोपहर में भी पूरी तरह लागू रहेगा। जो भी फैन खुद यहाँ आएगा वो आज के नियमों के अनुसार मुझे चैलेंज दे सकता है। 1000 युआन से कम कीमत की कोई भी चीज मांगो, अगर मैं उसे निकाल नहीं पाया तो मैं अब भी 10 गुना पैसा वापस दूंगा। मेरे शब्द मजबूत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनमें ऐसा भरोसा था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। चैट में मुझे एक्सपोज करने की बातें करने वाले लोग भी मेरे जवाब से कुछ पल के लिए चुप रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा असली इरादा क्या है। चैलेंजर्स को खुलेआम बुलावा देने के बाद मैंने सीधे लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए था ताकि मैं सुबह हुई इस सपने जैसी कमाई को ठीक से समझ सकूं। अकाउंट में दिख रही लंबी रकम को देखकर मेरे होंठ खुद ही ऊपर उठ गए और मैं किसी बड़े बच्चे की तरह मुस्कुराने लगा। सिर्फ एक सुबह में 20,000 युआन से ज्यादा। ये रकम तो इस दुकान की पूरे साल की कमाई से भी ज्यादा थी। लेकिन तभी अचानक मेरे दिमाग में एक सवाल आया। मैंने तुरंत सिस्टम से पूछा, अगर ग्राहक तुमसे चीजें खरीद सकते हैं तो क्या मैं मालिक होने के नाते अपने लिए भी चीजें खरीद सकता हूँ? सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, जब तक आपके पास पर्याप्त पॉइंट्स हैं। सिस्टम मॉल में मौजूद कोई भी चीज या स्किल व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए खरीदी जा सकती है। कीमत होलसेल रेट के अनुसार होगी। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। मुझे सुबह वाला वो आदमी याद आ गया जिसने एक मांगी थी, और सिस्टम का वो नोटिफिकेशन भी कि वो आइटम सच में तैयार हो चुका था। ये सोचकर मेरे शरीर में हल्की कंपी दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल मेरे अंदर उत्साह भर गया। क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास काफी पॉइंट्स हों तो सिद्धांत रूप से मैं इस दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकता हूँ? दोपहर के ठीक 1 बजे के बाद दुकान के बाहर अचानक शोर सुनाई दिया। मैंने सिर उठाकर देखा तो 7-8 आदमी सीधे अंदर चले आ रहे थे। हर किसी के हाथ में फोन था या फिर उनके सीने पर गोप्रो कैमरा बंधा हुआ था। सारे कैमरे सीधे मेरी तरफ तने हुए थे और उन सब के आगे एक लंबा और मोटा आदमी चल रहा था। लंबा मोटा आदमी कैमरे की तरफ देखकर बोला, दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारी न्यायप्रिय फ्रॉड एक्सपोज टीम आखिरकार लाओलू हार्डवेयर पहुंच चुकी है। अब हम इस ऑनलाइन ठग का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया। उल्टा मैं तुरंत खड़ा हो गया और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लेकर बोला, अरे स्वागत है, स्वागत है, आप लोगों का दिल से स्वागत है। आइए अंदर आइए, बैठिए आराम से। 7-8 लोगों की वो टोली मेरे इतने गर्मजोशी भरे व्यवहार को देखकर खुद थोड़ी हैरान रह गई। लंबा मोटा आदमी नाक सिकोड़ते हुए बोला, ज्यादा नाटक मत करो, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने हंसते हुए कहा, पता है, बिल्कुल पता है। आप लोग मुझे एक्सपोज करने आए हैं ना? मैंने लाइव स्ट्रीम में साफ कहा था कि मैं इसका पूरी तरह स्वागत करता हूँ। मैंने फिर शांत आवाज में कहा, नियम सुबह वाले ही रहेंगे। 1000 युआन से कम कीमत की कोई भी असली चीज मांगो, अगर मैं उसे निकाल दूं तो मेरे बिजनेस का नुकसान रोकने के लिए आपको वो खरीदनी पड़ेगी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? मेरा इतना आत्मविश्वास और पहले से भी ज्यादा सिद्धांतवादी रवैया देखकर वो लोग खुद थोड़े झिझक गए। लंबा मोटा आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने चालाकी से पूछा, क्या तुम्हारे पास स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं? मैंने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, हाँ है। फिर वही पुराना अंदाज। ये देखकर उस मोटे आदमी के मन में पहली बार शक डगमगाने लगा। थोड़ी देर बाद जब मैं बेहद खूबसूरत और महंगे दिखने वाले गिफ्ट बॉक्स को लेकर बाहर आया तो उसका दिल पूरी तरह बैठ गया। मैंने बॉक्स को काउंटर पर रखते हुए दुखी चेहरा बनाया और बोला, वाह भाई, तुम्हारी पसंद तो कमाल की है। मैं ये सीरम अपनी गर्लफ्रेंड को देने वाला था, लेकिन चूंकि तुम्हें जरूरत है तो दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें दे देता हूँ। यहाँ देखो,
100% असली माल, रिजल्ट की पूरी गारंटी। अगर खराब निकला तो वापसी भी मंजूर है। यहाँ स्कैन कर दो बॉस, दोस्ती वाला दाम सिर्फ 999। मोटे आदमी ने मुझे आंख मारते हुए देख लिया। क्या मैं सच में दुखी लग रहा था? बिल्कुल नहीं, उल्टा मैं तो साफ तौर पर किसी नए शिकार को फंसाकर बेहद खुश दिखाई दे रहा था। वो आदमी गुस्से से जल उठा, लेकिन मजबूरी में उसे पैसे देने पड़े। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगला फ्रॉड एक्सपोजर योद्धा कृपया आगे आइए। पहला शिकार गिरते ही बाकी लोगों के चेहरे गंभीर हो गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग अब तक यकीन करने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक ने दांत भींचकर कहा, मुझे भरोसा नहीं कि इसके पास सच में सब कुछ है। इस ऑनलाइन जोकर को एक्सपोज करने के लिए अब मैं पूछूंगा। फिर उसने शर्म से लाल होते हुए कहा, बॉस मुझे एक डॉल चाहिए। उसके इतना कहते ही मैं सच में कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मुझे यूं चुप देखकर उसे लगा कि आखिरकार उसने मुझे फंसा लिया है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने उंगली ऊपर उठाई और मुस्कुराकर कहा, है मेरे पास। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और स्टोरेज रूम में चला गया। इस बार जब मैं लौटा तो मेरे हाथ में आदमी जितना लंबा एक बड़ा सा डिब्बा था। मैंने उसे जोर से जमीन पर पटका, फिर डिब्बे पर बनी बेहद आकर्षक लड़की की तस्वीर पर उंगली रखकर जमे हुए उस लड़के को आंख मारी और कहा, भाई जो समझते हैं वो समझ जाएंगे। ये सबसे नया एक के बराबर एक असली जैसा मॉडल है, मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ। इसमें मल्टी मोड स्मार्ट हीटिंग सिस्टम है, बेहतरीन क्वालिटी की पूरी गारंटी, बिल्कुल नया अनुभव देने वाला, और कीमत है ठीक 1000 युआन। बस यहाँ स्कैन कर दो। इतना सुनते ही उस लड़के का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी हार्डवेयर दुकान में ऐसी चीज मिल सकती है। उसके दोस्त हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो बेचारा लगभग रोते हुए पेमेंट करने लगा। पैसे देने के बाद वो बस यही सोच रहा था कि दिन दहाड़े पुराने मोहल्ले की सड़क पर इस राज को कैसे उठाकर ले जाएगा। मैंने चारों तरफ नजर घुमाकर मुस्कुराते हुए पूछा, और कोई चैलेंजर है? अपने दो दोस्तों को देखकर, जिनमें एक के हाथ में खुद से लंबा डॉल बॉक्स था और दूसरा स्किन केयर प्रोडक्ट पकड़े शर्म से झुका खड़ा था, बाकी फ्रॉड एक्सपोजर टीम का सारा आत्मविश्वास टूट चुका था। वे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे अब पीछे हटने का बहाना ढूंढ रहे हों। तभी सांवली त्वचा वाला जैकेट पहने एक अधेड़ आदमी काफी देर झिझकने के बाद बोला, बॉस क्या आपके पास फिशिंग रॉड है? अगर होगी भी तो ज्यादा से ज्यादा मुझे खरीदनी पड़ेगी। नया फिशिंग गियर कभी बेकार नहीं जाता। मैंने पूछा, गटलर रॉड चाहिए या सी रॉड? उसने जवाब दिया, हैंड रॉड। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, 1 मिनट। फिर मैं उसी अथाह लगने वाले स्टोरेज रूम की तरफ मुड़ गया। कुछ ही देर बाद मैं बेहद खूबसूरती से पैक की हुई बिल्कुल नई कार्बन हैंड रॉड लेकर बाहर आया। दूसरे हाथ में उससे मैच करता नया लाइन सेट था, हुक, फ्लोट और सिंकर, सब कुछ पूरी तरह तैयार। मैं उसके सामने पहुंचकर मुस्कुराया और बोला, बड़े भाई आज तो आपकी किस्मत खुल गई। ये मेरी दुकान का आखिरी पीस है, ग्वांगवेई लिमिटेड एडिशन बैटल रॉड, और इसके साथ ये प्रो लाइन सेट भी। उसके साथ ये प्रो लाइन सेट भी है, पूरे 1000 युआन का कॉम्बो। यहाँ स्कैन कर दीजिए। मैंने सीधे उसके सामने QR कोड रख दिया। मेरे चेहरे की मुस्कान खिलते हुए सूरजमुखी जैसी चमक रही थी। तभी उस पूरी टोली को आखिरकार एक बात समझ में आ गई, चाहे किसी चीज की असली कीमत कुछ भी हो, मेरे पास हमेशा कोई न कोई तरीका होता था कि उसे 1000 युआन के कॉम्बो में बदल दूं। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि मुश्किल सवाल पूछने का नतीजा सिर्फ शर्मिंदगी होता है। उनके पीछे खड़ा एक दुबला पतला युवक आंखें घुमाते हुए आगे आया। उसने अपने भूखे पेट पर हाथ फेरा और चालाकी से बोला, बॉस मुझे फ्राइड नूडल्स चाहिए। मैंने तुरंत जवाब दिया, हमारे पास डीलक्स सी फूड फ्राइड नूडल्स हैं, एबालोन और लॉबस्टर बेस के साथ, जितना चाहो खाओ, सिर्फ 298 युआन। यहाँ स्कैन कर दो। फिर मैंने थर्मल बॉक्स में से समुद्री खाने से भरे नूडल्स बाहर निकाले। वो लड़का एकदम हैरान रह गया। पीछे खड़े लोगों की आंखें तुरंत चमक उठी। आखिर खाना कितना महंगा हो सकता है? चावल का कटोरा तो 1000 युआन का नहीं होगा ना? वैसे भी सब लोग इतनी दूर से आए थे और अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहीं खा लिया जाए। और इसी के साथ माहौल पूरी तरह अजीब दिशा में बदल गया। जिस दुकान में मशीन ओनेल की गंध आनी चाहिए थी, वहाँ अब तरह तरह के खाने की खुशबू फैल रही थी। एक्सपोज करने आई टोली ने सवाल पूछना ही बंद कर दिया। अब वो लोग काउंटर के आसपास खड़े होकर किसी बुफे रेस्टोरेंट की तरह खुशी खुशी खाना खाने लगे। सबके पेट भर जाने के बाद टोली का नेता, वही लंबा मोटा आदमी, जोर से डकार लेते हुए मेरे कंधे पर हाथ मारकर बोला, भाई मान गए तुम्हें, अब कुछ मत कहो। मैं सच में तुम्हारे उस बैकरूम से प्रभावित हो गया हूँ।
वो किसी जादुई थैले जैसा है। क्या ऐसी कोई चीज भी है जो तुम्हारे पास नहीं? मैं मुस्कुराकर बोला, आप लोग तो मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ से लौटने के बाद मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। मेरा नाम सब जगह फैलाइएगा। उसने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, ये काम हम पर छोड़ दो। आज का वीडियो हम जैसा है वैसा ही पोस्ट करेंगे, एक शब्द भी नहीं बदलेंगे। बाकी लोग भी तुरंत बोले, हाँ, हम तुम्हें शानदार रिव्यू देंगे। सिर्फ इस खाने के लिए ही ये पूरी यात्रा वसूल हो गई। इसके बाद एक्सपोज करने आई वो अग्रिम टीम पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चली गई और ज्यादा समय नहीं लगा, उनके बयान और वीडियो तेजी से इंटरनेट पर फैलने लगे। उन्होंने अपना वादा निभाया और हर चीज को पूरी सच्चाई के साथ पोस्ट किया। इस उल्टे पड़ चुके पब्लिक रिलेशन दांव के बाद माहौल पूरी तरह बदलने लगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इंटरनेट पर मौजूद ज्यादातर शक करने वाले लोग आखिरकार मेरी काबिलियत पर भरोसा करने लगे। लेकिन अब मेरी सबसे बड़ी चिंता कुछ और थी। मुझे जल्दी से जल्दी बाकी के 60,000 पॉइंट्स कमाकर लेवल 2 तक पहुंचना था, क्योंकि मैं बेहद उत्सुक था ये जानने के लिए कि लेवल 2 के मॉल में आखिर कैसी शानदार चीजें मिलने वाली हैं। शाम होते होते मुझे एक फैन का डायरेक्ट मैसेज आया, बॉस, मैं दूसरे शहर से हूँ। आपकी लाइव स्ट्रीम देखकर मुझे इतनी भूख लग गई कि अब वो सी फूड नूडल्स खाने का मन कर रहा है। क्या आप उसे डिलीवर कर सकते हैं? वो मैसेज मेरे दिमाग पर बिजली की तरह गिरा। सही बात, अगर फैंस को जरूरत हो तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर भी भेज सकता हूँ। आखिर मुझे अपने ग्राहकों को सिर्फ योंग सिटी तक सीमित रखने की क्या जरूरत थी? वो पूरे देश से हो सकते थे, यहाँ तक कि पूरी दुनिया से भी। जैसे ही ये ख्याल आया, मैं तुरंत बिस्तर से उछलकर उठा और नया वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप सबके समर्थन के लिए धन्यवाद। अब लाओलू हार्डवेयर ऑनलाइन ऑर्डर भी स्वीकार करता है। पूरे देश में डिलीवरी शुरू हो चुकी है। आप कहीं भी रहते हो, अगर वहां कुरियर पहुंच सकता है तो 1000 युआन से कम कीमत की कोई भी कानूनी चीज डायरेक्ट मैसेज के जरिए ऑर्डर की जा सकती है। फिलहाल हम सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए बेफिक्र होकर खरीदारी कीजिए। और क्योंकि डिलीवरी सर्विस अभी शुरू हुई है, इसलिए अभी आपको शिपिंग फीस खुद देनी होगी। लेकिन जैसे ही ऑर्डर बढ़ेंगे, मैं आप लोगों के लिए बेहतर बल्क रेट तय करवा दूंगा। वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं सिस्टम में रिमोट ऑर्डर संभालने और सामान पैक करके भेजने के तरीकों के बारे में रिसर्च करने लगा। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसे ही मैंने दुकान का शटर खोला, मैंने दरवाजे पर 2 लोगों को कैमरा लेकर शूटिंग करते देखा। पहले तो मुझे लगा कि वो सामान्य पर्यटक होंगे, लेकिन फिर उन्होंने कैमरा सेट किया और बेहद प्रोफेशनल अंदाज में इंट्रो शुरू कर दिया। असली डील या नकली खेल? आज हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे, आज हम जा रहे हैं एक हार्डवेयर स्टोर में। इतना कहकर ओल्ड तांग खुद ही हंस पड़ा। उसने हाथ हिलाकर कहा, बस बस, ये सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है, यहाँ तक कि मुझे खुद ये सब पागलपन जैसा लग रहा है। कैमरामैन ली ने तुरंत कैमरा दुकान के पुराने और मौसम से घिस चुके साइन बोर्ड पर फोकस कर दिया। तांग ने गहरी सांस ली और उस मशहूर लाओलू हार्डवेयर स्टोर के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, धातु की गंध और दूसरी मिली-जुली खुशबुओं का अजीब मिश्रण हवा में फैल रहा था। मशीन ओनेल और लकड़ी की बुरादे की मिली-जुली गंध सीधे उसकी नाक में घुस गई। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तो भाइयों, क्या चाहिए आपको? तांग ने इधर उधर देखते हुए पूछा, बॉस, क्या यहाँ खाना भी ऑर्डर किया जा सकता है? मैंने मन ही मन सोचा, ऑनलाइन ऑर्डर शुरू करने के तुरंत बाद ही कोई प्रोफेशनल आ गया। लगता है अब मैं सच में मशहूर होने लगा हूँ। मैंने आराम से जवाब दिया, बिल्कुल, क्या खाना चाहेंगे आप लोग? तांग ने उत्सुक होकर पूछा, कोई मेन्यू वगैरह है क्या? मैंने सिर हिलाकर कहा, मेन्यू नहीं है, आखिर ये हार्डवेयर स्टोर है, लेकिन आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी खाना, कोई भी डिश। अगर आप उसका नाम बता सकते हैं तो मैं उसे बना सकता हूँ, और अगर नहीं बना पाया तो मैं उसकी कीमत का 10 गुना वापस दूंगा। मेरी ये बात सुनते ही तांग की आंखें चमक उठीं। एक प्रोफेशनल फूड व्लॉगर होने के नाते उसे ऐसे आत्मविश्वासी दुकान मालिक बेहद पसंद थे। मालिक जितना ज्यादा आत्मविश्वासी होता, डिश उतनी ही पागलपन भरी होती और कंटेंट उतना ही मजेदार बनता। उसने आदतन पूछा, सच में लड़के? मैं साफ साफ बता रहा हूँ, ये वीडियो इंटरनेट पर जाएगा, सोच समझ कर बोलना, अपनी प्रतिष्ठा मत खराब कर लेना। मैंने हंसते हुए कहा, प्रतिष्ठा? ये तो हार्डवेयर स्टोर है भाई, कौन सी प्रतिष्ठा? और वैसे भी मैं कोई कैटरर नहीं हूँ। खाना खरीदने की जिद तो आप लोग कर रहे हैं, मैं पैसे कमाने से मना थोड़ी करूंगा, वो तो बेवकूफी होगी। मेरी इतनी सीधी और साफ बात सुनकर तांग मुस्कुरा पड़ा
और उसके मन का आखिरी शक भी खत्म हो गया। उसने कहा, चूंकि तुम्हें अपने ऊपर इतना भरोसा है तो मैं भी अब संकोच नहीं करूंगा, लेकिन पहले तय कर लेते हैं, अगर तुम डिश नहीं बना पाए या खाना खराब हुआ तो मैं वीडियो में सच सच बोलूंगा। मैंने बिना हिचके जवाब दिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तांग कैमरे की तरफ मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, ये लड़का काफी दिलचस्प है। उसकी आंखों में अब पहले से भी ज्यादा उत्सुकता दिखाई दे रही थी। वो तेजी से अपने दिमाग में मेन्यू तैयार करने लगा, क्योंकि अब जब ये युवा मालिक इतना आत्मविश्वास दिखा रहा था तो उसे सच में मुश्किल चैलेंज देना बनता था। वो देखना चाहता था कि आखिर इस हार्डवेयर स्टोर के रहस्यमयी बैकरूम से क्या क्या निकल सकता है। कुछ देर सोचने के बाद ओल्ड टैंग ने एक उंगली उठाई और बोला, पहली डिश, बुद्धा जंप्स ओवर वॉल। जैसे ही उसने ये नाम लिया, उसने सीधे चीनी शाही दावतों की सबसे हाई लेवल डिश में से एक मांग ली। ये डिश बेहद जटिल होती है और इसमें महंगे तथा दुर्लभ इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। इसे सही तरीके से बनाने के लिए आग और समय पर जबरदस्त पकड़ चाहिए होती है। आम रेस्टोरेंट तक इसे ठीक से नहीं बना पाते, फिर हार्डवेयर स्टोर की तो बात ही अलग थी। कैमरामैन शियाओली ने तुरंत कैमरा मेरी तरफ घुमा दिया और सीधा क्लोजअप शॉट लेने लगा। वो मेरे चेहरे पर डर, घबराहट या चिंता का कोई भी निशान पकड़ना चाहता था, लेकिन मैंने बस शांत होकर सिर हिलाया और उसे आगे बोलने का इशारा कर दिया। ओल्ड तांग अंदर ही अंदर मेरी स्थिरता की तारीफ करने लगा। उसने फिर कहा, ठीक है, अगली डिश क्लियर सूप में उबली हुई पत्ता गोभी। देखने में ये डिश जितनी साधारण लगती है, असल में उतनी ही खतरनाक है। इसे सिचुआन सूप डिशेस का शिखर माना जाता है। इसकी असली जान उस साफ दिखाई देने वाले लेकिन बेहद प्रीमियम शोरबे में होती है, और सच कहें तो इसे बनाना बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल से भी ज्यादा मुश्किल है। उसने कुछ पल सोचकर कहा, चलो 2 चीनी डिश काफी हैं, अब 2 वेस्टर्न डिश जोड़ते हैं, ट्रफल फोई ग्रा बेक्ड स्नेल्स और बीफ वेलिंगटन। असल में तांग खुद एक वेस्टर्न कुजीन शेफ था, इसलिए पश्चिमी खाने के मामले में वो सच में प्रोफेशनल था, खासकर बीफ वेलिंगटन, क्योंकि वो डिश शेफ की असली काबिलियत को परखती है। पेस्ट्री की परत, मशरूम डक्सेल और स्टेक के सही पकाव में जरा सी गलती भी पूरी डिश खराब कर सकती थी। उसने जो 4 डिश चुनी थीं, उनमें चीनी और पश्चिमी दोनों स्टाइल शामिल थे और वो दुनिया की सबसे कठिन कुकिंग तकनीकों में गिनी जाती थीं। सीधी बात ये थी कि उसने मुझे एक बेहद मुश्किल परीक्षा थमा दी थी, लेकिन ओल्ड टांग के लगभग उकसाने वाले मेन्यू को सुनने के बाद भी मेरे चेहरे पर जरा सी चिंता नहीं आई, क्योंकि उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंज चुका था। ग्राहक का मेन्यू मिला, बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल, क्लियर सूप में उबली पत्ता गोभी, ट्रफल फोई ग्रा बेक्ड स्नेल्स और बीफ वेलिंगटन। सभी डिश एलवी स्टोर रेंज में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। हर डिश की कीमत 1000 युआन से कम है। बैक किचन सभी डिश संभाल सकता है। ये सुनते ही मैं पूरी तरह निश्चिंत हो गया। मैंने ओल्ड तांग की तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, पहले ही बता दूं, ये डिश सस्ती नहीं है। तांग ने बिना झिझके जवाब दिया, कीमत से फर्क नहीं पड़ता, बस खाना उसकी कीमत के लायक होना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत कमी भी हुई तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ स्वाद के आधार पर सबसे निष्पक्ष रिव्यू दूंगा। मैंने सिर हिलाया और पूछा, ठीक है, यहीं खाओगे या पैक करवाओगे? ओल्ड तांग ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसने शेल्फ पर रखी इलेक्ट्रिक ड्रिल्स और पाइप रिंच देखे, फिर हवा में फैली धातु की खास गंध को महसूस किया। ओल्ड तांग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। उसने हंसते हुए कहा, पहली बार किसी हार्डवेयर स्टोर में बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल ऑर्डर किया है। अब यहाँ आए हैं तो यहीं बैठकर खाना भी चाहिए। असल में वो उस पागलपन भरे विरोधाभास का मजा लेना चाहता था। उसने कुर्सी खींचते हुए कहा, हम यहीं खाएंगे। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक है। फिर मैं मुड़कर पीछे वाले स्टोरेज रूम में चला गया। मेरे अंदर जाते ही ओल्ड तांग और शियाओली दुकान के चारों तरफ कैमरा घुमाकर शूटिंग करने लगे। वो इस ऐतिहासिक पल को पूरी तरह रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुश्किल से कुछ मिनट ही शूट किया होगा कि तभी मैं स्टोरेज रूम से वापस बाहर आ गया। मेरे हाथ में एक बड़ा ट्रे था और उस पर ठीक 4 डिश रखी हुई थीं। उनमें से एक ढक्कन से ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल की तेज खुशबू बाहर फैल रही थी। दूसरी तरफ एक क्रिस्टल जैसी साफ सूप की कटोरी थी, जिसके बीचों बीच सिर्फ पत्ता गोभी का एक टुकड़ा तैर रहा था। तीसरी प्लेट में गर्म काले ट्रफल से ढके हुए बेक्ड स्नेल्स थे और चौथी तरफ पेस्ट्री में पूरी तरह लिपटा हुआ बीफ वेलिंगटन रखा था, जिसके अंदर का हल्का गुलाबी रंग
बेहद लुभावना दिखाई दे रहा था। चारों डिश देखने में, प्लेटिंग में और खुशबू में पूरी तरह बेदाग लग रही थीं। ओल्ड टांग और शियाओली दोनों वहीं जमे रह गए। इतना जल्दी? क्या 2 मिनट भी हुए थे? ओल्ड टांग ने एक बार मेरी तरफ देखा। मैं अब भी काउंटर के पीछे उसी शांत और मासूम चेहरे के साथ खड़ा था। फिर वो कैमरे की तरफ मुड़ा और धीमी आवाज में शिकायत करने लगा। इतनी जल्दी बना दिया? मुझे तो लग रहा है कि ये सब पहले से तैयार था और बस गर्म करके ले आया है। स्वाद शायद खास नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, पहले चक्कर देखते हैं। इतना कहकर उसने खुद को संभाला और चखने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले उसने बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल की तरफ हाथ बढ़ाया। बर्तन छोटा और बेहद नाजुक था, आकार में छोटा लेकिन देखने में बेहद शानदार। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, गाढ़ी और समृद्ध खुशबू एकदम से बाहर फैल गई। उसकी महक इतनी तेज थी कि सीधे दिमाग तक पहुंच रही थी। ओल्ड टांग ने गहरी सांस ली और तुरंत समझ गया कि इस्तेमाल किए गए इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल असली और उच्च स्तर के हैं। हालांकि इतनी जल्दी तैयार होने के कारण उसे इस डिश से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसने चम्मच से थोड़ा सूप निकाला। सूप सुनहरे रंग का और बेहद गाढ़ा दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने उसे मुंह में डाला, अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। वो ऐसा स्वाद था जिसे शब्दों में बयान करना लगभग नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की सारी ताजगी और पहाड़ों के सारे दुर्लभ स्वाद एक ही घूंट में समा गए हों। सी ककम्बर बेहद मुलायम था। एबालोन सही मात्रा में चबाने वाला और काली मिर्च की हल्की तीखी खुशबू सब कुछ एक साथ जोड़ रही थी। हर स्वाद दूसरे के साथ इतनी खूबसूरती से घुला हुआ था कि कोई भी किसी पर भारी नहीं पड़ रहा था। परत दर परत स्वाद खुलता जा रहा था और पूरी तरह उसकी इंद्रियों पर कब्जा कर चुका था। ओल्ड टांग खुद को रोक नहीं पाया और उसके मुंह से संतुष्टि भरी आवाज निकल गई। उसने आंखें बंद कर लीं और कुछ पल तक उस स्वाद का आनंद लेता रहा। फिर धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। उसने उत्साह से कहा, ये सूप कमाल का है। इसकी ताजगी एमएसजी या सस्ते चिकन पाउडर से नहीं आई। ये उन उच्च गुणवत्ता वाले इंग्रेडिएंट्स से आई है जिन्हें लंबे समय तक धीरे धीरे पकाया गया है। देखो, एबालोन बिल्कुल सही तरीके से पका है। सी ककम्बर इतना पारदर्शी है कि मुंह में जाते ही घुल रहा है। ये डिश सच में बेहद शानदार तरीके से बनाई गई है। इसके बाद वो लगातार इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग लेवल, स्वाद और हर छोटी बड़ी बात पर बोलता ही चला गया। उसने बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल की खुलकर तारीफ की और आखिर में पूरा कटोरा खत्म कर दिया। कटोरा खत्म होते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर की ऊर्जा की नाड़ियां खुल गई हों। उसका बेहद नखरीला फूडी स्वाद पूरी तरह जीत लिया गया था। कुछ देर तक स्वाद का असर महसूस करने के बाद उसकी नजर तेजी से उस साफ सूप वाली कटोरी पर जाकर टिक गई जिसमें सिर्फ पत्ता गोभी का एक टुकड़ा तैर रहा था। पहली डिश ने उसे इतना ज्यादा चौंका दिया था कि अब इस पत्ता गोभी वाले सूप से उसकी उम्मीदें कई गुना बढ़ चुकी थीं। मुझे अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। मैं पहले सोच रहा था कि यहाँ सिर्फ मजे के लिए आया हूँ, लेकिन अब सच कहूँ तो मैं यहाँ सीखने आया हूँ। अगर बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल इतना शानदार है, तो फिर ये साधारण दिखने वाला पत्ता गोभी का सूप भी कमाल का ही होगा। उसने बहुत सावधानी से थोड़ा सूप चम्मच में भरा। सूप पूरी तरह साफ था। उसमें तेल या किसी भी तरह की गंदगी की एक बूंद तक नहीं थी। जैसे ही उसने एक घूंट लिया, उसकी आंखें फिर से फैल गईं। वाह, ये सूप बेहद शुद्ध और गहरा है। स्वाद ताजा है लेकिन बिल्कुल फीका नहीं। सूप पीने के बाद उसके पूरे मुंह में मीठा सा आफ्टर टेस्ट रह गया, लेकिन जरा भी भारीपन महसूस नहीं हुआ। उसने तुरंत पत्ता गोभी की तरफ देखा। इसमें सिर्फ सबसे मुलायम अंदर वाला हिस्सा इस्तेमाल किया गया था। उसे शोरबे में बिल्कुल सही समय तक पकाया गया था, जिससे पत्ता गोभी की प्राकृतिक मिठास पूरी तरह बनी हुई थी और उसी के साथ उसने पूरे स्वादिष्ट शोरबे को भी अपने अंदर सोख लिया था। ओल्ड टांग उत्साह से बोला, इस डिश की असली ताकत इसकी सादगी में है। स्वाद देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसकी गहराई अविश्वसनीय है। यही वो चीज है जो शेफ की असली काबिलियत दिखाती है। 2 सबसे कठिन चीनी डिशेज के बाद अब बारी थी दोनों वेस्टर्न डिश की। ओल्ड टांग अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने तुरंत बेक्ड स्नेल्स का एक टुकड़ा काटा और ऊपर लगी ट्रफल फोई ग्रा सॉस के साथ खा लिया। स्नेल्स में शानदार उछाल था। फोई ग्रा बेहद गाढ़ा और मुलायम था, जबकि ब्लैक ट्रफल की खुशबू
अलग ही स्तर की थी। ये सारे स्वाद उसके मुंह में मिलकर ऐसा अनुभव दे रहे थे जो बेहद शानदार और विलासितापूर्ण था। उसके बाद उसने बीफ वेलिंगटन काटा। उस डिश में भी एक भी कमी नहीं थी। बाहर की पेस्ट्री सुनहरी और कुरकुरी थी। बीच की मशरूम सॉस मुलायम और हल्की नमकीन थी। अंदर का फिले स्टेक बिल्कुल परफेक्ट मीडियम तक पका हुआ था। जैसे ही उसने उसे काटा, रस बाहर निकल पड़ा। स्टेक इतना मुलायम था कि लगभग मुंह में घुल रहा था और उसमें बीफ का गहरा स्वाद पूरी तरह भरा हुआ था। ओल्ड तांग लगातार खाता रहा और कैमरे की तरफ उत्साह से बोलता गया। मैं बिना बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूँ, मैं डींगे नहीं मार रहा। इस हार्डवेयर दुकान का वेस्टर्न खाना सच में बेहद शानदार है। फिर उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अगर पूरी बात का निष्कर्ष निकालूं तो ओल्ड लू हार्डवेयर ने मुझे मेरे पूरे करियर का सबसे बड़ा झटका दिया है। मैं अब तक समझ नहीं पा रहा कि इस जगह को आखिर किस तरह परिभाषित करूं, लेकिन यहाँ का चीनी और वेस्टर्न दोनों तरह का खाना टॉप लेवल का है। अगर आपको कीमत की परवाह नहीं है तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। मैं दिल से ओल्ड लू हार्डवेयर की सिफारिश करता हूँ। इतना कहकर ओल्ड तांग मुड़ा और काउंटर के पीछे खड़े मुझसे जोर से बोला, बॉस, बिल बना दो। बिल की कीमत तो मैं पहले ही अपने दिमाग में देख चुका था। सिस्टम ने कुल रकम बता दी थी, पूरे 1799 युआन। रकम सुनकर ओल्ड तांग खुद थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि इतनी शानदार डिशेज के हिसाब से ये कीमत सच में ज्यादा नहीं थी। उसने खुशी खुशी पेमेंट कर दिया। जाने से पहले ओल्ड तांग ने उस छोटी लेकिन भीड़ से भरी दुकान को आखिरी बार गहरी नजरों से देखा। फिर मुस्कुराकर बोला, सुनो लड़के, जरूरत पड़े तो अपनी दुकान बड़ी कर लेना। मुझे पूरा यकीन है जैसे ही ये वीडियो बाहर जाएगा तुम्हारी दुकान लोगों से कुचल जाएगी। मैं तुरंत समझ गया कि तांग क्या कहना चाहता था। फूड वर्ल्ड में उसका प्रभाव काफी बड़ा था। एक बार उसका वीडियो इंटरनेट पर फैल गया तो खाने के शौकीन लोग, इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स और यहाँ तक कि प्रोफेशनल शेफ भी यहाँ आने लगेंगे। उस समय ये छोटी सी हार्डवेयर दुकान सच में लोगों से भर जाएगी। लेकिन फिलहाल मेरा दुकान बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। आखिर पूरा काम अकेले मैं ही संभाल रहा था। अभी के ग्राहक ही मुझे काफी थका देते थे। अगर रोज दर्जनों या सैकड़ों लोग लाइन लगाकर ऑर्डर देने लगे तो मैं सच में टूट जाऊंगा। सिर्फ ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और जहाँ तक स्टाफ रखने की बात थी, वो तो बिल्कुल नामुमकिन था। अगर किसी कर्मचारी को गलती से पता चल गया कि उसका बॉस जादू जैसी ताकतें इस्तेमाल करता है तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो सकती थी। लेकिन शुक्र था कि मैंने पहले से एक बैकअप प्लान सोच रखा था। अगर ओल्ड टांग के वीडियो की वजह से मेरी छोटी दुकान सच में वायरल हो जाती तो मैं उसी लोकप्रियता का इस्तेमाल हंगर मार्केटिंग के लिए करता। हर दिन सिर्फ सीमित ग्राहकों को ही सेवा देता या फिर पूरी तरह रिजर्वेशन सिस्टम पर चला जाता। पैसा कमाना जरूरी था, लेकिन मैं उसके लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता था। आखिर दुनिया का सारा पैसा कभी कमाया नहीं जा सकता, लेकिन इंसान की जिंदगी सिर्फ एक ही होती है। और आखिरकार सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। जैसे ही ओल्ड टांग ने अपना वीडियो पोस्ट किया, वो इंटरनेट पर धमाके की तरह फैल गया। वीडियो के वायरल होते ही मेरी जिंदगी पर अचानक सफलता का तूफान टूट पड़ा। शुरुआत में सिर्फ कुछ ज्यादा लोग उत्सुकता में दुकान पर आने लगे, लेकिन जैसे जैसे वीकेंड में मामला और गर्म हुआ, हालात पूरी तरह बदल गए। सोमवार की सुबह मैंने हमेशा की तरह दुकान खोली, लेकिन बाहर का नजारा देखकर मैं पूरी तरह दंग रह गया। मैंने अविश्वास से बाहर झांका और बुदबुदाया, रुको, इतने सारे लोग क्यों हैं? जो सड़क पहले इतनी शांत रहती थी कि वहां कुत्ता तक नजर नहीं आता था, आज वही सड़क लोगों की भीड़ से पूरी तरह भर चुकी थी। मेरी दुकान के दरवाजे से शुरू होकर लाइन सीधे गली के आखिर तक पहुंच चुकी थी। फिर वहां से मोड़ काटकर कई 100 मीटर आगे तक चली गई थी। जहां भी नजर जाती सिर्फ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। खड़े होने की हर छोटी बड़ी जगह पूरी तरह भरी हुई थी। हालत तो गोल्डन वीक के दौरान मशहूर पर्यटन स्थलों से भी ज्यादा पागलपन भरे लग रहे थे। यहाँ तक कि गली के बाहर ट्रैफिक पुलिस तक आ चुकी थी और ट्रैफिक संभाल रही थी। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मुझे पता था कि दुकान लोकप्रिय होगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हालात इतने बेकाबू हो जाएंगे। ये बिजनेस कम और त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ ज्यादा लग रही थी। जैसे ही लोगों ने दुकान का शटर खुलते देखा
और मैं बाहर आया। पूरी भीड़ अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो आ गया। सच में वही है, वीडियो जैसा ही दिखता है। बॉस, मुझे बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल चाहिए। चारों तरफ से लगातार आवाजें गूंजने लगीं। उसी समय अनगिनत फोन, कैमरे और फ्लैश सीधे मेरी तरफ मुड़ गए। मैं दरवाजे पर खड़ा का खड़ा रह गया और मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया घूमने लगी हो। मैं मन ही मन बुदबुदाया, किस्मत सच में सिर पर टूट कर गिरी है। लेकिन अब मैं इतने लोगों को संभालूं कैसे? मेरा दिमाग लगभग 2.5 सेकंड तक पूरी तरह खाली हो गया। इतनी देर बाद जाकर मैं उस शोर मचाती भीड़ से खुद को संभाल पाया और धीरे धीरे होश में लौटा। मैंने गहरी सांस ली और मेरी आंखों में फिर से दृढ़ता लौट आई। मैं तुरंत मुड़ा और दुकान के अंदर चला गया। शेल्फ के सबसे नीचे से मैंने धूल से ढका हुआ एक मेगाफोन निकाला, फिर उसे चालू किया और आराम से साउंड चेक करने लगा। हेलो हेलो चूया, क्या तुम यहाँ हो? इतना कहते ही पूरी भीड़ जोर से हंस पड़ी। मैंने मेगाफोन उठाकर कहा, दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, लेकिन अभी जो हालात हैं उनमें सबका एक साथ अंदर आना संभव नहीं है। पहले कृपया बाहर लाइन बनाइए। जब लाइन ठीक से लग जाएगी, सड़कें ब्लॉक नहीं होंगी और कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, तभी हम दुकान दोबारा खोलेंगे। मेरी बात खत्म होते ही बेचैन भीड़ सच में थोड़ी शांत हो गई। लोग तुरंत खुद को व्यवस्थित करने लगे। कुछ मददगार युवकों और वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस की सहायता से आखिरकार एक लाइन बन गई। हालांकि वो अब भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जरूर थी, लेकिन कम से कम अब सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था। आखिरकार वुटोंग गली में एक लंबी और ठीक ठाक लाइन बन गई। योंग सिटी की प्रचार टीम ने भी इस मौके को बिजली की रफ्तार से पकड़ लिया। ऊपर बैठे अधिकारियों ने तुरंत फैसला किया कि लाओ लू हार्डवेयर स्टोर को योंग सिटी के पुराने इलाके का नया लैंडमार्क बनाया जाएगा। इसके साथ ही ट्रैफिक विभाग को भी अतिरिक्त मदद के लिए लगाया गया, ताकि वुटोंग गली के आसपास ट्रैफिक सुचारू बना रहे। संस्कृति और पर्यटन विभाग ने भी तेजी से एक खास टूरिस्ट रूट तैयार कर दिया, जिसमें लाओ लू हार्डवेयर मुख्य आकर्षण था। उसका मकसद था कि यहाँ आने वाले लोग आसपास के दूसरे बाजारों और दुकानों तक भी जाएं। हर विभाग पूरी ताकत के साथ इस जिंदगी में एक बार मिलने वाले मौके को पकड़ने में जुट गया। उधर मेरी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। मैं अपने बनाए हुए खरीद सीमा नियमों का सख्ती से पालन कर रहा था। हर कैटेगरी के 10 ग्राहकों के बाद मैं दुकान के बाहर लगे छोटे काले बोर्ड पर एक निशान लगा देता। फूड आइटम्स आज के लिए खत्म, कॉस्मेटिक्स आज के लिए खत्म, इलेक्ट्रॉनिक्स आज के लिए खत्म। जो लोग कुछ खरीद नहीं पाते वो भी तुरंत वापस नहीं जाते थे। उनमें से कई लोगों ने तो पास के होटलों में कमरे बुक कर लिए, ताकि अगली सुबह फिर से लाइन में लग सकें। एक ही झटके में वुटोंग गली के आसपास के होटलों की ऑक्यूपेंसी कई प्रतिशत तक बढ़ गई और मैं सुबह से लेकर शाम ढलने तक लगातार काम में डूबा रहा। आखिर सूरज डूबने के बाद मैंने हार्डवेयर खरीदने वाले आखिरी ग्राहक को भी विदा किया। मैंने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, आखिरकार। फिर मैं सीधे अपनी बेंत वाली कुर्सी पर ढह गया और सिस्टम पैनल खोलकर आज की कमाई देखने लगा। कमाई वाले सेक्शन में दिख रहे नंबर पर नजर पड़ते ही मेरा दिल जोर से उछल पड़ा। वर्तमान कमाई 1,05,320 पॉइंट्स। आखिरकार अपग्रेड करने का समय आ गया था। उत्साह में मेरे हाथ तक हल्के कांपने लगे। मैंने तुरंत उस छोटे लाल बिंदु पर क्लिक किया। सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। होस्ट की कमाई अपग्रेड की आवश्यकताओं को पूरा करती है। क्या 1,00,000 पॉइंट्स खर्च करके सिस्टम शॉप को लेवल 2 में अपग्रेड किया जाए? मैं मन ही मन जोर से चिल्लाया, हाँ हाँ हाँ, और बिना एक पल गंवाए तुरंत कंफर्म पर दबा दिया। 1,00,000 पॉइंट्स खर्च किए गए। अपग्रेड सफल। सिस्टम शॉप अपग्रेड हो रही है। अचानक मेरे दिमाग के अंदर मौजूद इंटरफेस चमकदार रोशनी और अजीब बदलावों से भर गया। फिर एक साफ सी डिंग की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, सिस्टम शॉप अब लेवल 2 में अपग्रेड हो चुकी है। जनरल मर्चेंडाइज कैटलॉग का विस्तार कर दिया गया है। अब एक आइटम की सीमा 1,000 लोंगुओ युआन से बढ़ाकर 1,00,000 लोंगुओ युआन कर दी गई है। स्टॉक रूम अपग्रेड पूरा हुआ। भौतिक स्थान का पुनर्निर्माण किया गया है। अब इसमें क्लाइमेट कंट्रोल और प्रिसिजन इक्विपमेंट एरिया शामिल हैं। साथ ही अस्थायी जीवित जानवरों को रखने के लिए अलग सेक्शन भी जोड़ा गया है। स्टोर रिनोवेशन फीचर अनलॉक हो गया। अब होस्ट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके असली लाओ लू हार्डवेयर स्टोर को अंदर और बाहर से अपनी पसंद के अनुसार बदल सकता है। सभी निर्माण और सामग्री का काम सिस्टम द्वारा रातों रात अपने आप पूरा कर दिया जाएगा।
स्किल शॉप भी अपडेट हो चुकी है। अब इसमें पहले से ज्यादा एडवांस स्किल्स उपलब्ध होंगी। इन सारे नए फीचर्स की बांट देखकर मेरी सांसें तेज हो गईं। अब 1 लाख युआन तक की कोई भी चीज। इसका मतलब तो ये था कि अब भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसी चीजें भी हासिल की जा सकती हैं। मैं खुशी से कुर्सी से उछल पड़ा और रिकॉर्ड गति से पीछे वाले स्टॉक रूम की तरफ भागा। बाहर से वो अब भी वही 20 साल पुराना छोटा लोहे का दरवाजा था, लेकिन उसके पीछे की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं उत्साह से कांप रहा था, बिल्कुल वैसा जैसे कोई पहली बार इंटरनेट कैफे में घुसने जा रहा हो। कांपते हाथों से मैंने दरवाजा खोला और अगले ही पल मैं पूरी तरह जड़ हो गया। क्या ये वही कबाड़ से भरा हुआ तंग स्टॉक रूम था, जहां चलने के लिए हर कदम संभाल कर रखना पड़ता था, जहां जरा सी गलती में ठोकर लग जाती थी? अब मेरे सामने एक विशाल और अंतहीन सफेद दुनिया फैली हुई थी। ऊपर गुंबद जैसी छत से मुलायम और चमकदार रोशनी नीचे गिर रही थी, इतनी साफ कि कहीं एक भी परछाई तक नहीं बन रही थी। फर्श किसी अनजान धातु से बना था, इतना चिकना कि उसमें मेरा पूरा शरीर साफ दिखाई दे रहा था। एक के बाद एक ऊंची धातु की शेल्फ दूर गहराई तक फैली हुई थीं। हर सेक्शन को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से व्यवस्थित किया गया था। ये विशाल जगह साफ तौर पर कई हिस्सों में बांटी गई थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उत्साह में चिल्ला पड़ा, कितना शानदार है! यही तो असली गोदाम लगता है किसी ब्रह्मांडीय व्यापारी देवता का। लेकिन अगले ही पल मुझे कुछ याद आया। रुको, मेरा छोटा बिस्तर कहाँ गया? मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और आखिर बहुत दूर एक कोने में मुझे एक छोटा दरवाजा दिखाई दिया। उस पर लिखा था होस्ट रेस्ट एरिया। मैं हंस पड़ा और बोला, धन्यवाद सिस्टम, तुमने तो काफी सोच समझ कर काम किया है। तुम्हें पता था कि मुझे सोने की जगह चाहिए होगी। मैं गुनगुनाते हुए रेस्ट एरिया का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन जैसे ही अंदर का नजारा मेरी आंखों के सामने आया, मेरे चेहरे की मुस्कान उसी पल जम कर रह गई। उस विशाल, शानदार और चमकदार साफ लाउंज के ठीक बीचों बीच एक अकेली पुरानी चरमराती फोल्डिंग आर्मी खाट पड़ी हुई थी। मैं कुछ सेकंड तक उसे घूरता रह गया, फिर मेरे मुंह से निकल पड़ा, सच में इतनी शानदार जगह में कम से कम एक इटालियन लेदर सोफा तो होना चाहिए था, या फिर 200 इंच का विशाल थिएटर स्क्रीन, कम से कम 2 मीटर चौड़ा सिमंस गद्दा ही दे देते। अभी भी यही पुरानी खाट क्यों पड़ी है? तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, आरामदायक जिंदगी की कीमत होती है। लग्जरी फर्नीचर का पूरा सेट अब सिस्टम शॉप में उपलब्ध है। होस्ट कभी भी पॉइंट्स खर्च करके उन्हें एक्सचेंज कर सकता है। मैं बेबस होकर अपनी छोटी खाट को देखता रहा और बड़बड़ाने लगा, कितना कंजूस सिस्टम है। तभी अचानक दुकान के बाहर से रोलिंग शटर पर जोर जोर से दस्तक की आवाज आने लगी। मैं चौंक गया, इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं अभी चिल्लाने ही वाला था कि दुकान बंद हो चुकी है, कल आना, लेकिन बाहर वाले ने पहले ही आवाज लगा दी, माफ कीजिए, क्या ये लाओ लू हार्डवेयर के बॉसी हैं? मैं योंग सिटी प्रचार विभाग से हूँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलते हुए उसने दरवाजे के नीचे से अपना पहचान पत्र अंदर सरका दिया। मैंने झुककर कार्ड उठाया और ध्यान से देखा, वो सच में सरकारी पहचान पत्र था। मैं जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका और तुरंत जाकर शटर खोल दिया। बाहर एक औपचारिक कपड़ों में खड़ा कर्मचारी दिखाई दिया। उसने विनम्रता से कहा, हेलो बॉसी, इतनी रात को परेशान करने के लिए माफ कीजिए। बात यह है कि आपकी छोटी सी दुकान ने हाल ही में इंटरनेट पर जबरदस्त हलचल मचा दी है। शहर प्रशासन इस मामले को काफी गंभीरता से देख रहा है। उसने आगे कहा, इसलिए अधिकारियों की तरफ से हम आपसे प्रचार सहयोग करना चाहते हैं और आपकी दुकान को योंग सिटी के पुराने इलाके का नया लैंडमार्क बनाना चाहते हैं। मैंने तुरंत मुस्कुराकर कहा, आपका स्वागत है, अंदर आइए। लेकिन अंदर आते ही वो थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, साझेदारी शुरू करने से पहले प्रक्रिया के अनुसार हमें एक बात की पुष्टि करनी होगी। क्या यहाँ सच में वैसा ही है जैसा लोग इंटरनेट पर कह रहे हैं? क्या आप वास्तव में कुछ भी उपलब्ध करा सकते हैं? उसने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि ये हमारे आने वाले प्रचार की विश्वसनीयता और सच्चाई से जुड़ा मामला है। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल, आप चाहें तो खुद जांच सकते हैं। और अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए, साथ ही आज मेरी दुकान के अपग्रेड का जश्न मनाने के लिए मैं नियम भी अपडेट कर रहा हूँ। अब से आप 1 लाख युआन तक की कोई भी चीज चुन सकते हैं। मेरी बात सुनते ही शियाओ वांग उलझन में पड़ गया। उसने हैरानी से कहा, 1 लाख युआन बॉसी, लेकिन मुझे याद है आपकी लाइव स्ट्रीम में तो आपने कहा था कि 1000 युआन से कम वाली चीजें। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो पहले की बात थी, अब हालात बदल चुके हैं। आखिर बड़े अधिकारियों को भी तो मेरी क्षमता और ईमानदारी दिखानी होगी, सही कहा ना? शियाओ वांग ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर कुछ सोचकर बोला, तो बॉसी, क्या आपके यहाँ मोटरसाइकिल भी मिलती है? मैंने बिना किसी हिचक के सिर्फ एक शब्द कहा, हाँ।
इतना कहने के बाद मैं बस वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। मैंने कोई और हरकत नहीं की। शियाओ वांग कुछ देर इंतजार करता रहा, लेकिन जब मैं सामान लाने नहीं गया तो वो उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, क्या आप उसे निकालकर मुझे दिखाएंगे नहीं? मैंने शांत स्वर में कहा, दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे नियमों के अनुसार एक बार आपने चीज चुन ली तो आपको उसे खरीदना पड़ेगा। मैंने आगे कहा, अगर आपको सच में मोटरसाइकिल चाहिए तो पहले आपको उसका ब्रांड, मॉडल, रंग और बाकी सारी जानकारी तय करनी होगी, तभी मैं उसकी कीमत बताकर सामान ला सकता हूँ। पहले पेमेंट होगी, फिर आप सामान देख पाएंगे। शियाओ वांग ने हैरानी से पूछा, मतलब मैं सिर्फ टेस्ट भी नहीं कर सकता? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, इस मामले में मैं शुरू से बिल्कुल साफ हूँ। मैंने समझाते हुए कहा, आखिर एक अच्छी मोटरसाइकिल सिस्टम मॉल से एक्सचेंज करने में कम से कम कई 10,000 युआन लगते हैं। अगर लोग बस देखने आए और खरीदे नहीं तो मैं उन्हें दोबारा बेच भी नहीं पाऊंगा। ऐसे तो मेरी दुकान सिर्फ घाटे में जाएगी। जहां तक मोटरसाइकिल बेचने के लिए लाइसेंस या परमिट की बात है, उसकी मुझे जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि जब तक दुकान की क्रेडिट पर्याप्त है, सिस्टम खुद मेरे लिए सब संभाल सकता है। मेरी बात सुनने के बाद शियाओ वांग कुछ देर तक असमंजस में खड़ा रहा। इस बार उसके पास सीमित बजट था और वो सच में मोटरसाइकिल खरीदने की हालत में नहीं था। तभी उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसने तुरंत कहा, रहने दीजिए, इतनी महंगी चीज नहीं चाहिए, मुझे तो वैसे भी घर जाकर खाना बनाना है। बॉस जी, अब मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, बस 2 जिन सैलरी, 4 जिन पोर्क बेली और एक 8 जिन की ग्रास कार्प मछली दे दीजिए। कुछ ही देर बाद मैं पीछे वाले कमरे से बाहर आया। मेरे हाथ में ताजी सैलरी से भरा बैग था। दूसरी तरफ खूबसूरत मार्बल जैसी चर्बी वाली पोर्क बेली थी और दूसरे हाथ में एक बड़ी ग्रास कार्प मछली थी जो जोर जोर से अपनी पूंछ फड़फड़ा रही थी। इतना घरेलू और सामान्य दृश्य देखकर शियाओ वांग कुछ सेकंड के लिए ठिठक गया। फिर उसका पूरा शरीर अचानक रिलैक्स हो गया। उसने मुस्कुराते हुए फोन निकाला और पेमेंट स्कैन कर दी। पेमेंट करने के बाद उसने संतुष्ट चेहरे के साथ अपने बैग से एक सुंदर क्राफ्ट लिफाफा निकाला और बेहद गंभीरता से मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसने कहा, बॉस, ये हमारे प्रचार विभाग द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव है, कृपया इसे देख लीजिए। मैंने हाथ बढ़ाकर वह लिफाफा ले लिया। गाइस, तो वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अरे रुको, कहां जा रहे हो भाई? मैंने आप लोगों की अकेलापन देखी और मुझे लगा कि आप सबको एक एक गर्लफ्रेंड दिला दूं, क्योंकि हमारे लू चेन स्टोर में तो सब कुछ मिलता है। इसलिए मैंने लू चेन को पर्सनली मैसेज किया। पर भाई वो बोल रहा है, अगर इन नाले बेरोजगार लोगों को गर्लफ्रेंड चाहिए तो वीडियो को हाइप प्लस कमेंट करना पड़ेगा। देखो भाई, ये बात मैंने नहीं कही, लू चेन ने कही है। यूज गली दो, मुझे मत देना। और हाँ, मुझे भी नहीं पता, बस मुझे कल तक इस वीडियो में 1000 हाइप चाहिए।